हेलो दोस्तों, आज हम किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखने वाले हैं। ऑल्सो हम टैक्स इम्प्लीकेशंस को भी कवर करेंगे। एज यू नो, किसी भी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करती है। एंड जब भी हम इनकम टैक्स की बात करें तो हम हमेशा रेजिडेंशियल स्टेटस को कंसिडर करते हैं, ना कि सिटीजनशिप को। बिकॉज किसी कंट्री का सिटीजन होना एंड रेजिडेंट होना बिल्कुल अलग बात है। एंड एक सिंगल पर्सन किसी एक से ज्यादा कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है। ऑल्सो उसके इनकम के सोर्सेज भी अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं, लेकिन वो सिटीजन सिर्फ एक ही कंट्री का होता है। तो जब भी हम इनकम टैक्स की बात करें तो हम हमेशा रेजिडेंशियल स्टेटस को कंसिडर करेंगे। सो वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, एंड तक जरूर देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड कर सकते हैं। सो एज यू नो, कोई पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, फर्म या फिर कोई कंपनी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखते हैं। सो रेजिडेंशियल स्टेटस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, और इसके लिए दो बेसिक कंडीशंस रखी गई हैं। सो अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों ही बेसिक कंडीशंस में से किसी एक को भी फुलफिल करेगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों ही कंडीशंस में से किसी एक को भी फुलफिल नहीं करता तो उसे हम नॉन रेजिडेंट बोलते हैं। पहली बेसिक कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर में उस इंडिविजुअल का इंडिया में 182 डेज या फिर इससे ज्यादा का स्टे होना चाहिए। एंड ये मैटर नहीं करता कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में रहे। ऑल्सो अराइवल एंड डिपार्चर का डे भी काउंट किया जाता है। सो अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर इससे ज्यादा इंडिया में रहता है तो उसे रेजिडेंट बोला जाएगा। दूसरी बेसिक कंडीशन ये है कि वो इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में 60 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए, और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर से जो लास्ट 4 ईयर हैं उनमें वो टोटल 365 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए। एंड ये जरूरी नहीं कि ये स्टे कंटिन्यू ही हो, तो जब भी वो इंडिया में आया होगा एंड जितने दिन के लिए रहा होगा वो सभी डेज काउंट किए जाएंगे। सो अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करे या फिर इनमें से किसी एक को भी फुलफिल करे तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। एंड अगर वो दोनों में से किसी को भी फुलफिल ना करे तो उसे नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस रखी गई हैं। अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है या फिर कोई इंडियन क्रू का मेंबर है एंड वो मेनली शिप पे ही रहता है और कभी कभी इंडियन पोर्ट्स पे आता है। इसके अलावा अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है एंड वो बाहर रहता है लेकिन वो कभी कभी इंडिया को विजिट करता है, तो इन तीनों ही इंडिविजुअल्स के लिए हम सिर्फ 182 डे वाली बेसिक कंडीशन को ही देखेंगे। अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो वो इंडियन रेजिडेंट, लेकिन अगर वो नहीं करते तो वो नॉन रेजिडेंट। यहाँ पे हम 60 डे वाली कंडीशन को चेक नहीं करते। इसके बाद जो रेजिडेंट होते हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। एंड इसके लिए दो एडिशनल कंडीशन रखी गई हैं। सो जो इंडिविजुअल इन दोनों ही एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उसे हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं, और जो इंडिविजुअल इन दोनों कंडीशंस में से किसी एक को फुलफिल करेगा तो उसे हम नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बोलते हैं। तो पहली एडिशनल कंडीशन ये है कि वो इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर से जो लास्ट 10 ईयर है उनमें कम से कम 2 साल के लिए इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। मतलब उस इंडिविजुअल ने कम से कम 2 साल के लिए उन बेसिक कंडीशंस को फुलफिल किया हो। दूसरी एडिशनल कंडीशन ये है कि वो इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर से जो लास्ट 7 ईयर है उनमें टोटल वो 730 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए। सो जो इंडिविजुअल इन दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उसे हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और जो इंडिविजुअल इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उसे हम बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अगर आप कंफ्यूज हो चुके हैं तो जो टेबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसे पॉज करके ध्यान से कंसीडर करें, एंड इसके बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई इंडिविजुअल की। अब हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। सो एचयूएफ के केस में अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर इंडिया में है देन उसे हम रेजिडेंट बोलेंगे, लेकिन अगर उनका कंट्रोल इंडिया से बाहर है तो हम बोलेंगे उन्हें नॉन रेजिडेंट। इसके अलावा अगर उस एचयूएफ का मैनेजर, जिसे हम कर्ता बोलते हैं, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो बन जाएंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एंड अगर वो किसी एक एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करे तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो अब हमने इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को तो समझ लिया, एंड सिर्फ इन दोनों को ही ओआर एंड एनओआर में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फिर कोई कंपनी है तो उनके केस में सिर्फ रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट होता है। तो अगर फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करें तो अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर इंडिया से है देन वो होंगे रेजिडेंट, एंड अगर ऐसा नहीं है तो वो होंगे नॉन रेजिडेंट।
कंपनी की बात करें तो या तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए या फिर उस कंपनी का इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से होना चाहिए। मतलब जितने भी की डिसीजन है कंपनी से रिलेटेड वो सभी इंडिया से लिए जाने चाहिए। सो अगर ऐसा होता है तो वो बन जाएगी रेजिडेंट, एंड अगर ऐसा नहीं है तो वो कंपनी बन जाएगी नॉन रेजिडेंट। सो इस तरीके से हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, एंड इस टेबल की हेल्प से आप कंप्लीट टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। अब हमने रेजिडेंशियल स्टेटस तो जान लिया, चलिए अब टैक्स इंप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या फिर डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। इसका मतलब है अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव हुई या फिर आगे रिसीव हो सकती है, एंड ये मैटर नहीं करेगा कि वो इनकम इंडिया में जनरेट हुई हो या फिर कहीं बाहर जनरेट हुई हो। सो अगर वो इंडिया में रिसीव हो रही है तो तीनों ही कैटेगरी को उस पर टैक्सेस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज इनकम अक्रूविंग और अराइजिंग इन इंडिया या फिर डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इसका मतलब है अगर कोई इनकम इंडिया में जनरेट हुई या फिर आगे जनरेट हो सकती है, एंड ये मैटर नहीं करेगा कि वो इंडिया में रिसीव हुई या फिर बाहर रिसीव हुई। सो अगर वो इंडिया से जनरेट हो रही है या इंडिया में अराइज हो रही है तो इन दोनों ही इनकम को भी तीनों ही कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और ए प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। इसका मतलब है अगर कोई इनकम इंडिया के बाहर रिसीव हुई एंड वहीं पे जनरेट हुई, लेकिन जिस बिजनेस या प्रोफेशन से वो जनरेट हुई वो इंडिया से कंट्रोल किया जाता है। सो इस इनकम को एनआर कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और ए प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब है कोई इनकम बाहर ही रिसीव हुई एंड वहीं पे जनरेट हुई, ऑल्सो उस बिजनेस का कंट्रोल है वो भी इंडिया से बाहर है, तो यहाँ पे सिर्फ ओआर कैटेगरी में ही इस इनकम को कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर ऐसी ही इनकम बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा किसी और सोर्स से जनरेट हुई तो इस इनकम को भी सिर्फ ओआर के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया ब्रॉट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है अगर कोई इनकम इंडिया से बाहर रिसीव हुई एंड वो जनरेट भी इंडिया से बाहर हुई, लेकिन प्रीवियस ईयर में उस इनकम को इंडिया में लाया गया, तो ऐसी इनकम को किसी भी कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। सो अगर कोई ऐसे प्रॉफिट हैं जिन पे पास्ट में कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया तो उन्हें भी यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बिंदास टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।